आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आज विस्तार से हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि चौथे चरण में, जी हाँ, बात कर रहे हैं यूपी के चौथे चरण के मतदान को लेकर कि कितनी सीटों पर कौन कौन से जिले में होने वाले हैं और इसमें किस पार्टी का सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन ऐसे मुद्दे हैं जो चौथे चरण में सबसे ज़्यादा मायने रखने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि इस वीडियो में, यानी कि चौथे चरण के मतदान में किसका किस्मत दांव पे लगा हुआ है और किसका किस्मत खुलने वाला है और किसका किस्मत पे पानी फिरने वाला है, इस वीडियो में आज हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज़ बताते हैं, और वो पहले चरण का मतदान, दूसरे चरण का मतदान, यहाँ तक कि तीसरे चरण के मतदान में क्या हुआ, किस पार्टी को नुकसान हुआ और किस पार्टी को नहीं हुआ, और क्या मुद्दा रहा और कितना बड़ा फर्क पड़ा। आइए समझाते हैं पहले आपको इसको। पहले चरण के मतदान की बात करें, हम सब जानते हैं 11 जिलों के 58 सीटों पर जो है विधानसभा चुनाव हुई, और उसमें जो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो किसानों का मुद्दा रहा। और वो किस वजह से किसानों का मुद्दा रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में पहले चरण का मतदान हुआ और उसमें सबसे ज़्यादा जो है तवज्जो दिया गया किसानों को। और किसानों का मुद्दा इसलिए रहा क्योंकि हम सब जानते हैं कि 15 महीने से लगातार किसान आंदोलन चल रहा था और सबसे ज़्यादा पश्चिमी यूपी से आ रहे थे। शामली, मुजफ्फरनगर, ये तमाम ऐसी जगह हैं, साहिबाबाद हो गया, गाजियाबाद, ये तमाम जगह, गाजीपुर बॉर्डर, ये तमाम जगह से लोग आ रहे थे। इसी वजह से लोगों की निगाहें थी। तो ये कहा गया कि पहले चरण के मतदान में सबसे ज़्यादा और भारी नुकसान जो है बीजेपी को हुआ। लोग कह रहे हैं योगी जी को हुआ, लेकिन विपक्ष हमलावर तो थी, लेकिन जब योगी जी की तरफ से जब हमला बोला गया, तो तस्वीरें साफ हो गई कि कौन आगे है, रेस में कौन आगे है, कंपटीशन में कौन आगे है। 10 मार्च को पता चल जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह ने इशारों में कह दिया कि 10 मार्च को जनता जवाब देगी, इसका इंतज़ार बेसब्री से करें। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया कि पहले चरण के मतदान के बाद विपक्ष के मुंह जो है ना वो सूखने लगे हैं, वो मायूस हो गए हैं। इसी से पता चल गया कि कांटे की टक्कर है, आसान नहीं है, कंपटीशन आसान नहीं है, मुकाबला आसान नहीं है। दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। दूसरे चरण में ये हुआ कि ज़्यादातर जो जिले थे वो मुसलमानों का वोट बैंक माना जा रहा था। मुसलमान वहाँ से बिलोंग कर रहे थे। शाहजहाँपुर हो गया, बिजनौर हो गया, रामपुर, ये तमाम जगहों पे तो लोगों को लगा कि बीजेपी से मुसलमान नाराज़ हैं, चाहे वो सीए के प्रदर्शन को लेकर हो या फिर तमाम मुद्दों या ट्रिपल तलाक को लेकर हो। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक का कहना था, सोशल एक्टिविस्ट का कहना था, जो जानकार के मुताबिक कहना था कि बीजेपी को इसका भारी नुकसान होगा और इसका पूरा फ़ायदा समाजवादी पार्टी उठा ले जाएगी। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर समाजवादी पार्टी को ही मुसलमान का जो वोट बैंक है उसका फ़ायदा उठता रहा है। लेकिन पीएम मोदी का फिर जब बयान आया, फिर अमित शाह जी का जब बयान आया, राजनाथ सिंह का बयान आया, तो ये फिर समझ में आया कि आसान कंपटीशन नहीं है। हाँ, एक चीज़ हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि चलिए नेता है, अपने अपने वादे तो करेंगे, अपनी जो बढ़ चढ़ कर वादे करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि पहले चरण दूसरे चरण में बीजेपी को नुकसान हुआ। मुद्दा सबसे बड़ा एक किसानों का और दूसरा मुसलमानों का जो वोट बैंक है उनकी तरफ कम गया। तीसरे चरण में भी जो सबसे बड़ा दाव है वो वोट बैंक, यादव वोट बैंक का था, उसमें भी नुकसानी का जो है सामना करना पड़ा, खास करके बीजेपी को। लेकिन अब मेन खेल शुरू है, 4 चरण बचे हुए अभी, और जिसमें से परसों 23 मार्च को जो है होने वाला है चौथे चरण का। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे ज़्यादा उस जिले में लोगों की निगाहें हैं जहां 4 किसानों को रौंद दिया गया था। और इतना ही नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी जो है उसमें मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। यानी कि लखीमपुर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। लखीमपुर का जोर और इसलिए पड़ गया जब उसके मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई हो गई और लोगों की निगाहें यूपी चुनाव में नेता के अलावा किसी और नेता पे था, तो वो सिर्फ एक नेता थे, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत। जी हाँ, मैं उन्हीं का बात कर रहा हूँ। वो लगातार मोदी जी पर हमला बोल रहे हैं। राकेश टिकैत ही एक ऐसे नेता है, लगातार योगी जी पर हमला बोल रहे हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि 10 मार्च को यूपी का इतिहास बदल रहा है। 10 मार्च को ये साफ पता चल जाएगा कि योगी जी जो गोरखपुर गए हैं आखिर क्यों गए हैं, ये भी पता चल जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि 10 मार्च को अगर बीजेपी जीतेगी तो दंगाई मंत्री बनेंगे। जी हाँ, ये बड़ा बयान आज की बयान है जो SPN9 न्यूज़ के माध्यम से हमने आपको बाजब्ते खबर कर बताई है कि आखिर राकेश टिकैत ऐसा क्यों कह रहे हैं। आइए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर चौथे चरण में राकेश टिकैत सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा भी लखीमपुर खीरी का ही है। क्यों है?
आइए आपको समझाते हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह का सम्मेलन करने की कोशिश की, किसानों को लुभाने के लिए, किसानों को मनाने के लिए, किसानों को समझाने के लिए कि शायद यूपी चुनाव से पहले किसानों को मना ले कि शायद आंदोलन को लेकर तीन नई कृषि कानून को लेकर बीजेपी जो है ये समझ रही थी कि शायद किसानों में नाराज़ है, जाट किसान नाराज़ है, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सम्मेलन की, डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों के घर जाकर एक मीटिंगें भी की, जाटों के साथ मीटिंग की ताकि किसानों को समझा सके। लेकिन ये तमाम चीज़ मुश्किल तब सामने नजर आई जब राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कहा कि किसान झुकने वाला नहीं है, किसानों को मनाना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए चौथे चरण के मतदान में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो किसानों का ही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो लखीमपुर खीरी हिंसा ही है, क्योंकि उसका मुख्य आरोपी आज बाहर है, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या जो उनका पकड़ है, क्योंकि तीसरे चरण में हाथरस भी एक था बहुत बड़ा फैक्टर, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की दुहाई देकर ये कह रही थी कि हमने 5 सालों में सबसे शानदार काम कानून व्यवस्था पर किए हैं, और आज उसी को लेकर हाथरस में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो है नुकसान देखने को मिला है, ऐसा राजनीति विशेषज्ञ मानते हैं। इसका मतलब कि कानून व्यवस्था की वजह से जो हाथरस का मामला हुआ था, जिस पीड़ित को हम लोग ने देखा था कि किस तरह से उसके परिवार किस तरह से बिलखते रहे, जिस बच्ची के साथ क्या हुआ, रातों रात उनके शव को जला दिया गया, इसका फर्क बीजेपी को पता है, भले वो माने या ना माने। तो यही वजह है। अब वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि लखीमपुर खीरी चौथे चरण के मतदान में सबसे बड़ा मुद्दा लखीमपुर खीरी है। बीजेपी के लिए चुनौती भी यही है कि आखिर वहाँ के किसानों को कैसे मनाएंगे, और इसके आड़ में जो जनता नाराज़ हुई है, इसको देखते हुए जो जनता पे फर्क पड़ा उसको कैसे मनाएंगे। और यही वजह है कि लगातार अब अजय मिश्रा भी मैदान में आ गए, वो भी सम्मेलन कर रहे हैं और वो भी लोगों से जो है वोट करने की अपील कर रहे हैं। देखना यही होगा कि क्या चौथे चरण के मतदान में बीजेपी की रणनीति कैसे बना रही है। कहीं ना कहीं जो है रैलियों का होड़ तो लगा हुआ है, डोर टू डोर जो है कैंपेन तो चल रहा है, रोड शो भी हो रहा है, लेकिन देखना यही होगा कि इसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं बीजेपी को। खास करके चौथे चरण से मेन खेल शुरू होने वाला। 3 चरण तक तो क्या हुआ, कब कैसे हुआ, क्या मुद्दा रहा, हम सब ने देखा, लेकिन चौथे चरण में ही पता चलेगा कि अब बीजेपी का मुकाबला कौन कर रहा है। क्योंकि 2017 के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के मुकाबले के लायक भी कोई अभी 2017 में नहीं, 2022 में नहीं दिखा है। भले ही विपक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर रही है, लेकिन ग्राउंड की हकीकतें कुछ और कह रही हैं। क्योंकि जब ग्राउंड पे हम जाते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तरह तरह के बात आ रहे हैं। यानी रास्ता इतना आसान और साफ नहीं है विपक्ष के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर आरएलडी हो या फिर गठबंधन हो या फिर प्रियंका गांधी हो। देखना यही होगा चौथे चरण में खास करके अब जो है किस तरह की रणनीति रहती है और राकेश टिकैत का कितना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो लगातार जो है बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, योगी जी पे हमला कर रहे हैं, मोदी जी पे हमला कर रहे हैं। देखना यही होगा कि यूपी चुनाव में क्या फ़र्क पड़ता है, तमाम चरणों में क्या फ़र्क पड़ता है, और 10 मार्च को क्या वाकई में जो राकेश टिकैत कर रहे हैं क्या वही साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो प्रशांत किशोर की जगह उन्हें भी लोग मानने लगेंगे चुनावी रणनीतिकार। खैर, कहना एक अलग बात होता है, होना एक अलग बात होता है, और ज़मीन पे जब होता है तब लोगों को यकीन भी होता है। देखते हैं 10 मार्च को क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।